सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पहला हमने देखा इफ स्टेटमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, द प्रोग्राम विल कंटिन्यू। तो अगर ये ट्रू रहेगा तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और आगे चल जाएगा। और ये ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो भी कुछ है उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम चलते रहेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये स्किप हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। ये हमने देखा था कल द सिंपल इफ। उसके बाद हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके हमने कुछ प्रोग्राम्स लिए थे। तो यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, दो चॉइसेस होते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू देन द ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, और इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोग्राम जंप करेगा कौन से स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जंप कर लेगा प्रोग्राम, कंडीशन ट्रू रही तो। कंडीशन फॉल्स रही तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फिर प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड द प्रोग्राम विल कंटिन्यू। ऐसे दो स्ट्रक्चर हमने देखे थे, सिंपल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये कुछ हमने प्रोग्राम्स लिए थे, सभी प्रोग्राम्स हो गए, कोई बचा इसमें का? तो आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। So if an if statement is used within an if statement, then such structure is called as nested if structure. If an if statement is used within an if statement, if के अंदर में अगर if है, that is called nesting of if. If an if statement is used within an if statement, then such a control structure is called as nested if. It is used to check a condition only if some other condition is true. अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो और कोई दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है हमें, तो सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। इसका सिंटैक्स हो जाएगा इफ कोई तो कंडीशन चेक कर रहे हैं बेस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू ब्लॉक पे आ जाएगा, वहां पे एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर और दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर ये ट्रू होगी तो ये चेक होगी, अदरवाइज वो एल्स में जाएगा। That is called as nested if else statement, nested if structure। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल हमने एक प्रोग्राम लिया था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द ट्रायंगल इज फाउंड और नॉट। 3 एंगल्स यूजर से एक्सेप्ट करने थे और चेक करना था ट्रायंगल इज फाउंड और नॉट। अब आपने 3 एंगल्स यूजर से मांगे, आपने चेक किया ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है, फिर आप चेक कर सकते हो अगर ट्रायंगल बनता है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई ट्रायंगल बनता है, तो फिर आप चेक कर सकते हो ना कि भाई ट्रायंगल कौन सा है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि भाई स्केलियन ट्रायंगल है, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कब चेक कर पाएंगे आप, अगर ट्रायंगल बनेगा तो, अगर ट्रायंगल ही नहीं बनता तो चेक करेंगे क्या? नहीं, फिर वो कंडीशन चेक करने का कोई मतलब ही होगा नहीं। So in such cases we use nested if statement, where an if statement is used within an if statement. If के अंदर में if रहा, that is called as nested of if। देखो यही प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, write a program to read 3 angles of a triangle and check if the triangle is found or not। ये प्रोग्राम हमने कर लिया था यहाँ तक। इसी में आगे बोल दिया गया है if found, check if it is equilateral, isosceles और right angle। अगर ट्रायंगल बनता है तो बताओ कौन सा ट्रायंगल है, तो कैसे करना पड़ेगा प्रोग्राम। कल हमने ये देखा था कि हैश इंक्लूड iostream डॉट h, हैश इंक्लूड coio डॉट h, void में। अब यहाँ पे बोला है कि रीड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी 3 एंगल्स मांगो यूजर से, तो 3 वेरिएबल लगने वाली पक्की बात है। तो इंटीजर a, b, c। इसके बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट स्क्रीन क्लियर कर देते हैं CLR SCR के साथ में, फिर यूजर को बोलेंगे दो, मांगना पड़ेगा कि 3 नंबर दो, 3 एंगल दो, मांगना पड़ेगा यूजर से। तो स्लैश न्यू लाइन में ऐसा मैसेज आएगा कि भाई एंटर 3 एंगल्स
ऑफ अ ट्रायंगल नहीं लिखता हूँ मैं, एंगल एंटर 3 एंगल्स, एंटर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लिख दूंगा तो भाई ट्रायंगल की 3 एंगल एंटर करो, ऐसा मैसेज हो गया हो। मैं 3 एंगल मांग रहा हूँ, 3 एंगल से अगर उसका सम 180 आएगा तो ट्रायंगल बनेगा, सम 180 नहीं आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब यूजर 3 एंगल्स एंटर करेगा तो पहले एंगल की वैल्यू किसमें जाना चाहिए, वेरिएबल ए में। रीड करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, सीन ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा ऑपरेटर है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। एक्सट्रैक्ट करेगा वैल्यू और ए में रख देगा, दूसरी वैल्यू बी में रख दी जाएगी और तीसरी वैल्यू सी में रख दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमने कल देखा था। फिर हम क्या करते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है क्या। ये भी मैंने डिफरेंस बताया था, हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, जो कंडीशन में चेक होते हैं, जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ये सारे कंडीशन चेक करने वाले ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। भाई कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए बी से बड़ा है क्या, तो या तो ये ट्रू बोलेगा, आंसर ट्रू आएगा, या तो फॉल्स आएगा। क्या ए बी से बड़ा या इक्वल है क्या, वैसे ही यहाँ पे क्या ए और बी दोनों इक्वल है क्या, तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। दोनों इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और दोनों इक्वल नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। वेयरएज इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, दोनों का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने शुरुआत में पहला प्रोग्राम सीखा था, ए इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों नंबर का एडिशन होगा, इसका आंसर ए को असाइन हो जाएगा। Therefore, A is called as assignment operator. Whereas, equal to is called as assignment operator. Whereas double equal to is called as comparison operator. वो compare करता है, दोनों को compare करेगा और बताएगा वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। इनकी सबकी एडिशन होगी, अगर ये 180 और ये 180 दोनों इक्वल आ गए तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने कल ऐसा प्रोग्राम देखा था कि अगर 180 हो गया तो हम लिख देते हैं कि भाई ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल इज फाउंड। और इसका सम 180 नहीं आया तो एल्स सी आउट ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर सम ऑफ एंगल 180 रहा तो ट्रायंगल, 180 नहीं रहा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये कल हमने देखा था। लेकिन आज क्या बोला है, हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इफ के अंदर में इफ अगर ट्रायंगल बनेगा तभी तो चेक करेंगे ना कौन सा ट्रायंगल है, अदरवाइज पहले ही चेक कर लेंगे क्या, पहले चेक करना पड़ेगा ट्रायंगल बनता है क्या। इफ ट्रायंगल बनता है तो ये ट्रू ब्लॉक में जाएगा, और ट्रू ब्लॉक में फिर से चेक करना पड़ेगा इफ के अंदर में इफ क्या चेक करना पड़ेगा, इफ ए इज इक्वल टू कौन से चेक करना है, इक्विलैटरल, यानी इफ a इज इक्वल टू b है क्या, पहले इक्विलैटरल चेक कर लेंगे। a इज इक्वल टू b है क्या, कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा साथ में, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, a इक्वल टू b रहना चाहिए, b इक्वल टू c रहना चाहिए, एंड c इक्वल टू a रहना चाहिए। If A is equal to B, B is equal to C, and C equal to A, मतलब तीनों भी एंगल्स क्या है, इक्वल है। ऐसा कर सकते हो, या फिर और सिंपल वे में इक्विलैटरल क्या रहेगा, इक्विलैटरल मतलब इक्विएंगुलर भी होता है वो, मतलब चारों भी एंगल, तीनों भी एंगल कितने डिग्री करेंगे, 60 डिग्री। तो ऐसा भी कर सकते हैं, if A is equal to 60 और B is equal to 60 और C is equal to 60। ये पढ़ा था हमने लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और। if A equal to 60 और B equal to 60 और C equal to 60, then कौन सा ट्रायंगल रहेगा वो, C आउट। कौन सा ट्रायंगल रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखेंगे आप, ऐसा ट्रायंगल का कोई साइन मिलेगा नहीं आपको। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इफ, यानी सिंपल इफ हो गया ना, ये इफ के अंदर में इफ यूज कर रहे हैं, सिंपल इफ पर। अगर ये इक्वल है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
नहीं तो फिर ये स्टेटमेंट चेक होगा इफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या दो एंगल इक्वल रहेंगे, यहाँ पे और नहीं सॉरी यहाँ पे एंड होना भी नहीं बोल रहा, ये तीनों भी इक्वल रहना चाहिए ना, a इक्वल टू 60 रहना चाहिए, b इक्वल टू 60 रहना चाहिए एंड c इक्वल टू 60 रहना चाहिए। a की भी वैल्यू 60 होना, b की भी वैल्यू 60 होना, c की भी वैल्यू 60 होना, तभी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। तीनों कंडीशन ट्रू रहने को ना। उसके बाद में आइसोसेलेस चेक करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा इफ a इज इक्वल टू b और यानी कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर और ऐसा, और b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, यानी ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस यानी जिसके दो एंगल इक्वल रहेंगे, दो एंगल इक्वल रहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो एंगल्स इक्वल है, मान लो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो कोई भी दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो, इफ a इक्वल टू b हो गया, बाकी कंडीशन चेक करने का काम नहीं, या फिर b इक्वल टू c हो गया तो बाकी कोई चेक करने का काम नहीं, या फिर c इक्वल टू a हो गया, और ऑपरेटर है। और इंग्लिश का और मतलब हिंदी में मतलब क्या होता है उसका, या ये या फिर वो, दो में से कोई एक कंडीशन, तीनों से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा रहेगा वो ट्रायंगल, सी आउट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज आपको चेक करना पड़ेगा इफ a इक्वल टू 90 है क्या, इक्वल टू लेना पड़ेगा, लेकिन इक्वल टू नहीं, a इक्वल टू 90 चेक, ऐसा चेक नहीं होगा, ये तो 90 वैल्यू a को असाइन कर देगा, a की वैल्यू 90 नहीं रखना है हमें, a b c की वैल्यू हम ले चुके हैं यूजर से। a इक्वल टू 90 है क्या, या फिर b इक्वल टू 90 है क्या, या फिर c इक्वल टू 90 है क्या। तीनों में से कोई भी एंगल, एक एंगल अगर 90 डिग्री है देन सी आउट कौन सा ट्रायंगल है वो, और राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैसेज प्रिंट कर देंगे। ये पूरा इफ के अंदर में इफ यूज किया, दैट इज नेस्टेड इफ। इफ एन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड विद इन एन इफ स्टेटमेंट एंड सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। ये पूरा इफ हो गया, ये ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म हो गया। इस इफ का एल्स, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 हुआ ही नहीं तो ट्रायंगल बनेगा क्या, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो एल्स में जाएगा सी आउट ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ये सब कुछ चेक करेगा ही नहीं। ये कब चेक होगा, जब ट्रायंगल बनेगा, अगर बनेगा तो ही अंदर आएगा ये इफ ब्लॉक में, और ये सारे स्टेटमेंट चेक होंगे। और अगर ट्रायंगल बनता ही नहीं है तो सीधा एल्स में जाएगा, सी आउट ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, ये एल्स ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद गेट सी और मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे, ये कंप्लीट हो गया मेन फंक्शन। समझ आएगा सभी को, कोई डाउट है क्या, नोट करो। तो 90 45 डाला आपने, तो यहाँ पे देखो ये दोनों, अगर आपने वैल्यू पुट की 90 45 तो यहाँ पे पहले चेक होगा 90 प्लस 45 कितना हो गया 180, तो ये ट्रू ब्लॉक में आ जाएगा। फिर चेक करेगा ये 60 है क्या, नहीं, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b है क्या, नहीं, b इक्वल टू c क्या, हाँ 90 डाला था नहीं, और ये 45 था, ये 45 था, ये भी 45 था, ये कंडीशन ट्रू होगी, मैसेज आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर चेक होगा a इक्वल टू 90 है क्या, हाँ है, तो फिर मैसेज आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी, क्योंकि इस इफ का एल्स नहीं लिख रहे हम। ये कौन सा इफ है, सिंपल इफ है, कौन सा इफ है, सिंपल इफ है। सिंपल इफ हमने पढ़ा था, सिंपल इफ क्या करता है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज वो आगे का तो करेगा ही करेगा ना चेक, आगे की स्टेटमेंट तो परफॉर्म करना ही वाला है। समझा क्या, मैं रन करके दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके, अभी नोट कर लो आप एक बार पहले।
हो गया क्या? फास्ट नोट करो थोड़ा। हो गया? हाँ कर सकते ना चेक। ऑब्ट्यूज एंगल चेक करना है तो कोई भी एक एंगल आपका 90 से ज्यादा होना, एक्यूट चाहिए तो कोई भी एक एंगल 90 से कम होना, राइट एंगल के कोई भी एक एंगल 90 होना। बस ऐसी 3 कंडीशन आ जाएगी इफ में। वो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता, 180 ओरिजिन सम। अगर सम इक्वल टू 180 हो गई, तीनों एंगल की सम 180 हो गई यहाँ पे, तो इफ के अंदर चेक करेंगे आप a ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन 90 या b ग्रेटर देन 90 c ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल। फिर यहाँ पे a लेस देन 90 है, b लेस देन 90, c लेस देन 90 तो फिर एक्यूट एंगल, एल्स राइट एंगल। हो गया?